ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि अब इसके हर एक पॉइंट की एंथैल्पीज हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द एंथैल्पीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्योंकि हमने देखा कि कुछ भी चीज़ हमको निकालना है, वेदर इट बी टर्बाइन वर्क, पंप वर्क, एफिशिएंसी, स्टीम रेट, हीट रेट्स, हर चीज़ के लिए हमको हर एक पॉइंट की एंथैल्पीज निकालनी है। तो अब एंथैल्पीज अब कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये चीज़ समझ में आ गई तो इसमें के क्वेश्चन कोई भी हो हमसे बन जाएंगे। तो एंथैल्पीज कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1। ओके, तो पॉइंट 1 जो हमको दिख रहा है यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज पॉइंट 1 का जो प्रेशर है, डेट इज लेट्स सपोज 20 बार एंड टेम्परेचर इज लेट्स सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो एक चीज़, तो सबसे पहली चीज़ हमको स्टीम टेबल से ये समझ में आ जाएगी कि डेट एट 20 बार और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारी स्टीम मिलेगी डेट विल बी ए सुपर हीटेड स्टीम। ओके, तो अगर सुपर हीटेड स्टीम है तो डायरेक्टली आप स्टीम टेबल से उसमें उसकी एंथैल्पी देख सकते हैं, उसकी एंट्रोपी देख सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, सुपर हीटेड प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ऑब्वियसली गेट एग्जाम में स्टीम टेबल अलाउ नहीं रहती है, तो उसमें आपको वो फिगर दे देगा कि एट 20 बार एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम की जो एंथैल्पी है वो इतनी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H1 और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा S1। ओके, तो क्या किया हमने, पॉइंट 1 पे देखा, पॉइंट 1 पे हमारी स्टीम जो थी वो सुपर हीटेड स्टीम थी, तो हमको सुपर हीटेड स्टीम की प्रॉपर्टीज वहां से मिल गई, स्टीम टेबल से H1 मिल जाएगा और S1 मिल जाएगा। मान लो कि बात अगर ये सैचुरेटेड स्टीम है, ये यहाँ इस पॉइंट पे लेट्स सपोज 1 डैश पे है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली ये H1 डैश जो है डेट विल बी इक्वल टू Hg एट प्रेशर P1। ये प्रेशर है हमारा P2, ये प्रेशर P1, तो H1 डैश इज इक्वल टू Hg, यहाँ इस पॉइंट का Hg, तो Hg एट प्रेशर P1, दैट्स इट, गेटिंग दिस नॉट। ओके, तो ये H1 मिल गया अपने को, S1 मिल गया। अब ध्यान दो इधर, नाउ प्रोसेस 1-2 आइडियली वी आर कंसिडरिंग इट एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की एंट्रोपी जो है वो सेम रहेगी। वाई? बिकॉज दिस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो S1 विल बी इक्वल टू S2, ये चीज क्लियर है, S1 विल बी इक्वल टू S2। ओके, नाउ अब S2 में अब अपने को क्या करना है, अब ध्यान दो इधर, पॉइंट 2 जो है, अब हो सकता है मैंने तो इसको अंदर बनाया, हो सकता है आपको ये बाहर भी मिल जाए कई बार, गेटिंग दिस। तो उस चीज को कैसे चेक करेंगे, दैट वेदर दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 इज इन वेट स्टीम रीजन और इट इज इन सुपर हीटेड रीजन। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर चेक करो दैट इफ S2 इज लेस देन Sg। ओके, यहाँ पर अगर हमको हमारी अगर सैचुरेटेड स्टीम रहती है तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी, Sg होगी। तो अगर हमारा S2 इज लेस देन Sg एट प्रेशर P2, देन ये कौन सी स्टीम है, देन दिस इज अ वेट स्टीम। और अगर ये Sg से ज़्यादा आता है देन इट विल बी अ सुपर हीटेड स्टीम। जनरली वेट स्टीम रीजन में ही आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, गेटिंग दिस नॉट। तो क्या किया हमने, यहाँ पर S1 निकाला, S1 इज इक्वल टू S2 एंड इफ S2 इज लेस देन Sg, S2 अगर हमारा Sg से कम है देन इट इज अ वेट स्टीम। और अगर ये वेट स्टीम है देन ऑब्वियसली हमको सबसे पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, दिस S2 विल बी इक्वल टू व्हाट, SF प्लस X2 SFG, कहाँ पर, एट प्रेशर P2। तो प्रेशर P2 पे आप SF देख लीजिए, इस पॉइंट की एंट्रोपी, SFG देख लीजिए, Sg माइनस SF। ओके, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस X2। क्यों, आपके पास S2 है, SF है, SFG है प्रेशर P2 पे, तो यहाँ से हम X2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सब नो, गेटिंग दिस। तो X2 मिल गया हमको, ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया तो अब क्या करना है, अब H2 की वैल्यू निकालनी, तो H2 विल बी इक्वल टू व्हाट, HF प्लस X2 HFG, सिंपल है, एट प्रेशर P2। तो सेम चीज़ प्रेशर P2 पे HF देख लीजिए, HFG देख लीजिए, X2 हमारे पास है, तो यहाँ से हमको H2 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो क्या क्या मिल गया हमको, H1 मिल गया एंड देन H2 मिल गया, गेटिंग दिस। देन H3 निकालना बहुत सिंपल है, H3 तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा HF वाला पॉइंट है ये, तो H3 विल बी इक्वल टू HF एट प्रेशर P2 प्रेशर पे आप HF देख लीजिए, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट की एंथैल्पी मिल गई हमको H3, गेटिंग दिस नॉट। ओके, देन अब आ जाते हैं पॉइंट 4 पे। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब पॉइंट 4 पे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो यू कैन से कि ये क्योंकि अगेन ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो S3 इज इक्वल टू S4 कर दीजिए, कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पॉइंट 4 जो है ये एक लिक्विड रीजन का पॉइंट है। तो आप S3 इज इक्वल टू S4 भी अगर कर दे तब भी आपके पास टेम्परेचर पॉइंट 4 का टेम्परेचर तो नहीं मिलने वाला, गेटिंग दिस। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, अब उसका एक दूसरा तरीका है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी नो व्हाट, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। ओके, नाउ
प्रोसेस 3-4 में हमारी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स ds इज इक्वल टू 0, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो क्या मिल गया हमको, प्रोसेस 3-4, फॉर प्रोसेस 3-4 dH will be equal to VdP, yes or no? Okay, or you can say dH means H4 minus H3 is equal to V into P1 minus P2। अभी P1 minus P2 क्यों है, क्योंकि यहाँ की एंट्रोपी कितनी है, यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर हमारा P1 और ये नीचे का यहाँ का प्रेशर हमारा कितना P2, तो ये कितना हो जाएगा V इंटू P1 माइनस P2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये V क्या है, ये V कौन सा V है, ये V है हमारा V3, ओके और V3 विल बी इक्वल टू V4 रहेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पर हमको कौन सा स्टेट मिल रहा है, वो स्टीम हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कंडेंस करके उस स्टीम को बना दिया पूरी तरह से लिक्विड लिक्विड हमने बना दिया। अब लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड जो रहता है स्पेशली वाटर जो रहता है, दैट वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो जब इनकम्प्रेसिबल है तो उसको अगर मैं उसका प्रेशर बढ़ा भी रहा हूं तब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट V3 विल बी इक्वल टू V4, तो यहाँ की हमारी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। और V3 निकालना तो बहुत सिंपल है, V3 इज नथिंग बट Vf, कहाँ पर, एट प्रेशर P2 प्रेशर पे आप Vf की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट V3। और क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल, अगेन आई विल रिपीट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्किंग फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर जो हम वर्किंग फ्लूइड ले रहे हैं डेट इज इनकम्प्रेसिबल, तो लिक्विड फॉर्म में क्योंकि इनकम्प्रेसिबल रहता है इसलिए यहाँ पर हम V3 इज इक्वल टू V4 ले सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, H4 माइनस H3 इज इक्वल टू V3 इंटू P1 माइनस P2। अब यहाँ क्या क्या चीज़ है हमारे पास, V3 निकल गई, हम V3 हम निकाल सकते हैं, P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, H3 की वैल्यू है, तो यहाँ से हम H4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। गेटिंग दिस नॉट, सिंपल है, बस इतनी सी चीज आपको करनी है। ओके, क्या किया हमने, H1 निकाला, S1 निकाला, S1 इज इक्वल टू S2 किया, S2 से X2 निकाला, यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन, X2 से H2 निकाला, यहाँ की एंथैल्पी, फिर यहाँ पर आ गए H3 निकाल लिया, H3 इज व्हाट, HF एट पॉइंट P2 एट प्रेशर P2। देन फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या किया हमने, H4 माइनस S3, ओके, H4 माइनस S3 इज नथिंग बट V इंटू P1 माइनस P2। तो अब हमारे पास यहाँ V की वैल्यू है और P1 माइनस P2 की वैल्यू है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से H4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड व्हाट एक्चुअली इज दिस H4 माइनस S3, अब यहाँ ध्यान दो, ये H4 माइनस S3, इसी को हमने क्या कहा था, दिस वाज नथिंग बट पंप वर्क, इसी को हमने पंप वर्क भी कहा था, याद होगा आपको। H4 माइनस S3 चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज नथिंग बट द पंप वर्क, यही हमारा पंप वर्क है। तो आप देखो यहाँ पर पंप वर्क इज इक्वल टू V3 इंटू P1 माइनस P2 आ गया, ओके और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एंड दिस इज द मेन रीजन यू कैन से व्हाई रैंकाइन साइकिल इज सो मच पॉपुलर देन अदर साइकिल्स लाइक ब्रेटॉन साइकिल एटसेट्रा, बिकॉज उसमें जो V3 की वैल्यू है, इसमें पंप वर्क जो हमको मिलता है, पंप वर्क इज वेरी 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 लेस। अगर आप Vf की वैल्यू देखेंगे, V3 इज नथिंग बट Vf एट प्रेशर P2, आप स्टीम टेबल में अगर Vf की वैल्यू देखेंगे किसी भी प्रेशर में आप देख लीजिए, उसमें कहाँ से स्टार्ट होगी Vf की वैल्यू 0.000 समथिंग, इस तरह से वैल्यू रहती है Vf की, मतलब वो V3 की वैल्यू लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत कम रहता है। गेटिंग दिस नॉट, और यही कारण है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही चीज बताया था कि क्यों हम इसको, जो हमारे पास ये स्टीम मिलती है, वेट स्टीम मिलती है, क्यों इसको हम ठंडा करते हैं, क्यों ठंडा करते हैं, ताकि हम लिक्विड में उसको ला सके। और लिक्विड में मैंने बताया कि वर्क डन बहुत कम होता है, तो वर्क डन कम क्यों होता है, ये चीज आपको यहां से समझ में आ रही है, वर्क डन कम क्यों होता है, बिकॉज वर्क डन ऑन दिस पंप इज नथिंग बट V3 इंटू P1 माइनस P2, और ये V3 की वैल्यू लिक्विड के लिए बहुत 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 कम होती है। गेटिंग दिस नॉट, तो इसलिए पंप वर्क की वैल्यू बहुत कम रहती है। टरबाइन तो नेटवर्क जो रहता है, नेटवर्क हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क इज व्हाट, W टरबाइन माइनस W पंप, ओके, पंप वर्क जितना हम कम करेंगे उतना ही ज्यादा हमको नेटवर्क मिलेगा। गेटिंग दिस, दिस इज द रीजन व्हाई रैंकाइन साइकिल इज सो मच पॉपुलर, व्हाई, बिकॉज पंप वर्क उसमें बहुत कम मिलता है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव वर्क की टरबाइन, पॉजिटिव वर्क का पावर प्लांट रहता है, बिकॉज हमको नेटवर्क जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज पंप वर्क इज वेरी वेरी लेस। गेटिंग दिस नॉट, तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट पे एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। वंस यू हैव द एंथैल्पीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, मैंने आपको बता दिया है कि आप नेटवर्क कैसे निकाल सकते हैं। W टरबाइन माइनस W पंप, W टरबाइन इज व्हाट, H1 माइनस H2, W पंप इज व्हाट, H4 माइनस H3, देन यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन Q1 इज व्हाट, H1 माइनस H4, तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इज व्हाट, W नेट बाय Q1,
देन यू कैन डिटरमाइन द स्टीम रेट, देन यू कैन डिटरमाइन द हीट रेट एंड सो ऑन। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ अगर क्लियर है तो मैक्सिमम चीज़ें आप मान के चलिए कि आपको अब समझ में आ गई है इस पर्टिकुलर यूनिट के। अब इसको हम किस किस तरीके से, अब हमारा जो फोकस रहेगा डेट शुड बी कि अब हमको इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी हम किस तरह से इसमें बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब अगला फोकस हमारा वही रहेगा, बट उसके पहले एक चीज़ हमको डिस्कस करनी पड़ेगी कि अभी तक जो हम मान रहे हैं, हमने सारी प्रोसेसेस को आइडियल मानी है। ओके, यहाँ पर हम ये हीट कर रहे थे तो हीट में हमने और भी कोई लॉस उसमें कंसिडर नहीं किया। यहाँ हमने एक्सपेंड किया तो हमने उसको मान लिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हाउएवर हम ये चीज़ जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, तो हर जगह कुछ ना कुछ लॉस होगा। यहाँ आप हीट दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है कि जितनी हीट आप दे रहे हैं पूरी की पूरी हीट मिलेगी नहीं, कुछ हीट लॉस होगा, वहाँ पर कुछ प्रेशर लॉस होगा, कुछ पाइप में जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण लॉस होंगे। यहाँ पर आप टरबाइन में जा रहे हैं, टरबाइन में कुछ लॉस होगा बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटीज, यहाँ आपने रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर की है। यहाँ फिर से ये पाइप में जा रहा है, फिर से कुछ लॉस हो, तो हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ लॉसेस मिल रहे हैं। वो कोई किसी भी लॉस को हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह के लॉसेस हमको मिलेंगे और उन लॉसेस के कारण जो हमारी चेंज, एंथैल्पी चेंज मिलेगी, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देन वी विल कम कि किस तरह से अब हम इसकी एफिशिएंसी की, पावर प्लांट की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द लॉसेस इन पावर प्लांट और यू कैन से द एक्चुअल वेपर पावर साइकिल। अभी जो हमने देखा दैट वाज द आइडियल वेपर पावर साइकिल। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल साइकिल। एक्चुअल साइकिल में कहाँ कहाँ पर लॉसेस हमको मिलते हैं। ओके, तो हमने पावर प्लांट को मैंने किस तरह से बनाया था। यू आर हैविंग अ बॉयलर, बॉयलर से कहाँ जाता है ये टरबाइन में, टरबाइन से गया कंडेंसर, कंडेंसर टू पंप एंड देन टू द बॉयलर। ओके, ये बनाने में कितना टाइम लगा मुझे, हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स। ओके, बट ये क्या इतना ईजी रहता है क्या पावर प्लांट? ऑब्वियसली नॉट। ये जो चीज़ मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको बना के बता दिया, ये कई किलोमीटर्स में ये पावर प्लांट जो है वो फैला रहता है। ओके, और इतना इजी, इतना सिंपल जितना दिख रहा है इतना सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि बॉयलर में, बॉयलर से टरबाइन में जाते जाते ही हो सकता है कई किलोमीटर्स की इसकी पाइपलाइन रहे। देन टरबाइन अलग जगह है, देन टरबाइन से कंडेंसर में जाते हुए फिर ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से कई सारी जगह से वो ट्रांसफ़र होता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉस वहाँ पर होंगे। जो चीज़ हम आइडियल प्रोसेस मान रहे हैं ऑब्वियसली वो चीज़ आइडियल तो हो नहीं सकती। जैसे हमने देखा कि बॉयलर में जितनी हीट आई उतनी पूरी की पूरी हीट हमने यूज़ कर ली। ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब आप बॉयलर से उसको टरबाइन में भेज रहे हैं तो हो सकता है कि पाइपिंग में 100% इंसुलेशन भी पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ एक हीट जो है वो बाहर लॉस होगी। उसके अलावा पाइप में जितने आप प्रेशर में आप दे रहे हैं, जितना हेड उसमें है वो हेड भी लॉस होगा उसमें। वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। पाइप से अगर पास हो रही है, अगर हम हाई प्रेशर की चीज़ पाइप से पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उसका हेड लॉस होगा और उसका प्रेशर भी जो है वो कुछ डाउन होगा। गेटिंग दिस? तो इस तरह के कई सारे लॉसेस इसमें रहते हैं। तो वो लॉसेस पूरे तो हम ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ एक लॉसेस जो हमारे काम के हैं या काम आ सकते हैं उस तरह के लॉसेस हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो लॉस है दैट इज द पाइपिंग लॉस। पाइपिंग लॉस जैसा मैंने अभी आपको बताया, व्हेन इट पासेस थ्रू द पाइप ऑब्वियसली उसमें फ्रिक्शन होगा। ओके, जब हाई हेड का, हाई प्रेशर का हम स्टीम उसमें पास कर रहे हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम पास कर रहे हैं, तो क्या क्या लॉस होगा। एक तो इसमें फ्रिक्शन के कारण उसका हेड लॉस होगा। हेड लॉस का मतलब आप उसको प्रेशर लॉस से मान सकते हैं कि उसका प्रेशर, जितना हम प्रेशर उसमें इंक्रीज किए हैं वो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, पहली चीज़। उसके अलावा क्या होगी उसमें, उसके अलावा हीट लॉस भी होगी। पाइपिंग लॉस में दो तरह के लॉस होंगे, एक तो आपका हेड लॉस होगा या यू कैन से प्रेशर लॉस होगा, और दूसरा इसमें हीट लॉस होगी। ओके, तो ये दोनों चीज़ हम कंसिडर करके एक्चुअल साइकिल बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ हमारा बॉयलर वाला पॉइंट है जहाँ से बॉयलर में एंटर कर रहा है पॉइंट 4 में। पॉइंट 4 से अगर मैं आइडियली देखूँ तो ये इस तरह से आना चाहिए, इसको ये ऐसा आना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में क्या होगा, एक तो प्रेशर इसका डाउन हो जाएगा, प्रेशर डाउन होगा तो ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लेट सपोज पॉइंट 1 में इसको आना था, पॉइंट 1 में आना था, तो एक तो प्रेशर लॉस हो गया जिसके कारण आ गया पॉइंट 1' में। गेटिंग दिस? प्रेशर लॉस के अलावा हीट लॉस भी होगी, तो हीट लॉस के कारण भी क्या होगी, इसकी एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, तो ये आ गया पॉइंट 1" में। गेटिंग दिस नॉट? मतलब 1 जो है दैट इज प्रेशर लॉस एंड 1 इज द हीट लॉस।
ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, बट हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर जो आपके कोर्स में आता है डेट विल बी टरबाइन लॉस, जो लॉस हम इसके बाद पढ़ेंगे वो टरबाइन लॉस मेन आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये सब लॉस जनरली आते नहीं है, बट आ जाए तो आपको पता रहनी चाहिए वो चीज़ें। गेटिंग दिस? तो क्या किया हमने इसको, जब पाइप से पास किया तो पाइप में क्या हुआ, एक तो प्रेशर लॉस हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, दूसरा हीट लॉस हो गई। तो प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये कहाँ से कहाँ आ गया, पॉइंट 1 से 1 डैश में आ गया, हीट लॉस के कारण आ गया 1 डैश से 1 डबल डैश में। गेटिंग दिस नोट? पहली चीज। नाउ इट इज कमिंग टू टरबाइन। अब जो जिसको 1 में एंटर करना चाहिए था टरबाइन में, अब वो कहाँ एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है अब 1 डबल डैश में। ओके, ऑब्वियसली लॉस हुआ है वहां पर। गेटिंग दिस? तो अच्छा, लॉस कितना हुआ है, हीट लॉस, हम प्रेशर लॉस तो आपको समझ में आ रहा है, ये प्रेशर था आपका P1, ये आ गया P1 डैश में, तो ये प्रेशर लॉस आपको दिख जाएगा, P1 माइनस P1 डैश आप करेंगे तो कितना प्रेशर लॉस है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। हीट लॉस आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, तो अगर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं, ओके, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलता है, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W। ओके, तो ये व्हाट इज दिस Q, ये एक तो Q आपका ये बॉयलर का Q है, जो बॉयलर में हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हो रही है, इसके अलावा एक हीट लॉस भी होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा H1 प्लस Q1 किसको बोल रहे हैं हम, जो बॉयलर में ट्रांसफर हुआ है, माइनस Q लॉस। ओके, इसके अलावा Q लॉस भी होगा, ये वाइल ट्रांसफरिंग इट टू द टरबाइन, कुछ एक हीट उसमें लॉस होगी, दिस विल बी इक्वल टू H2। तो जो एक्चुअल इक्वेशन बॉयलर का बनेगा इट विल बी लाइक दिस, H1 प्लस Q1 माइनस Q लॉस इज इक्वल टू H2। तो यहाँ से हमारा Q लॉस मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस Q1। गेटिंग दिस ऑन? ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टरबाइन लॉस। सेकेंड जो लॉस होगा डेट विल बी द टरबाइन लॉस। सेकेंड इज टरबाइन लॉस। ओके, अब टरबाइन में क्या क्या लॉस होगा, ऑब्वियसली एक तो आपका हीट लॉस तो होगा ही, जहां भी स्टीम जा रही है ऑब्वियसली 100% इंसुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली जहां जहां स्टीम जाएगी वहां कुछ कुछ अमाउंट में हीट लॉस होगा, वेदर इट पास थ्रू एनी पाइप और वेदर इट पास थ्रू टरबाइन, हर जगह हीट लॉस तो होगा ही। तो सेम चीज अभी तक हमने टरबाइन का इक्वेशन क्या देखा था, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W, यहाँ हम हीट को 0 कर देते थे। ओके, क्यों, क्योंकि टरबाइन का काम जो है डेट इज प्रोड्यूसिंग वर्क, आइडियली हमने हीट को 0 कर दिया था, बट अब क्या होगा जब हम लॉस को कंसिडर कर रहे हैं, दिस विल बी H1 माइनस Q लॉस इज इक्वल टू H2 प्लस W टरबाइन। अब हमारा इक्वेशन जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक टरबाइन में लॉस, एक आपका बोल सकते हैं कि एक हीट लॉस जो है वो हो गया टरबाइन में। इसके अलावा जो एक्चुअल वर्क आपको मिलेगा टरबाइन में, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये मेन चीज़ है आपको समझने वाली। Q लॉस वाली चीज़ें तो हो सकता है कहीं कभी बार क्वेश्चन में दे दे, अदरवाइज देता नहीं है। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो कि यहाँ पर अगर मैं आइडियल प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, तो आइडियली क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, और यू कैन से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ। ओके, दिस इज द आइडियल प्रोसेस 1 डबल डैश से लेकर 2 तक। ओके, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, वी आर कंसिडरिंग इट एज रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। गेटिंग दिस? ओके, बट एक्चुअल में क्या होगा, ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ओके, और साथ ही साथ परफेक्टली एडियाबैटिक भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट लॉस भी उसमें होगा। ओके, तो क्या होगा एक्चुअल प्रोसेस में, क्या आ जाएगा, इसकी एंट्रोपी या तो बढ़ जाएगी या फिर इसकी एंट्रोपी जो है वो घट जाएगी। मतलब H1 डबल डैश से या तो ये आ गया H2 डैश में या फिर आ गया H2 डबल डैश में। गेटिंग दिस? इरिवर्सिबिलिटी के कारण जैसा हमने देखा था कि एंट्रोपी उसमें बढ़ती है। ओके, तो इरिवर्सिबिलिटी के कारण एंट्रोपी बढ़ गई। नाउ यू विल से कि सर एंट्रोपी कम कैसे हो सकती है। ओके, तो अब इसको ध्यान दो कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये पूरी कंप्लीट साइकिल की बात नहीं कर रहे। कंप्लीट साइकिल में जब आप देखते हैं या फिर एक कंप्लीट टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जब देखते हैं, तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जो है डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एक जब पर्टिकुलर प्रोसेस की आप जब बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि टोटल एंट्रोपी चेंज के 2 कारण होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है डेल एस जनरेशन और एक होता है डेल एस ट्रांसफर। ओके, एक तो होता है डेल एस ट्रांसफर, एक होता है डेल एस जनरेशन। डेल एस ट्रांसफर जो होता है, याद करिए सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डेल एस ट्रांसफर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर।
इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, अगर मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ टू द सिस्टम देन उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं हीट सिस्टम से निकाल रहा हूँ देन उस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो घटेगी। ये चीज़ क्लियर है। दूसरा होता है डेल एस जनरेशन। ये डेल एस जनरेशन इज बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ओके, तो ये डेल एस ट्रांसफर जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। यही समझ आ रही है। अगर इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम डेल एस ट्रांसफर विल बी पॉजिटिव, इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम डेल एस ट्रांसफर विल बी नेगेटिव, और अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है जैसा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है देन डेल एस ट्रांसफर इज जीरो। तो ये जो डेल एस ट्रांसफर वाला जो पार्ट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट डेल एस जनरेशन जो होगा डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल एस जनरेशन जो होगा डेट इज बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबिलिटी के कारण हो रहा है, तो ये हमेशा 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 पॉजिटिव रहेगा। कहेंगे तो टोटल एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? टोटल एंट्रोपी डिपेंड करती है एक तो आपका डेल एस ट्रांसफर पे, दूसरा डेल एस जनरेशन पे। तो अगर आपका डेल एस ट्रांसफर, मान लो की बात जो हीट लॉस आपकी सिस्टम से हो रही है, इफ हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम और वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू डेल एस जनरेशन, डेल एस ट्रांसफर जो है नेगेटिव एंट्रोपी जो हो रही है बिकॉज हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू डेल एस जनरेशन देन ऑब्वियसली आपका जो डेल एस इस प्रोसेस में आएगा, चेंज इन एंट्रोपी जो आएगी डेट विल बी नेगेटिव। गेटिंग दिस नॉट? और ये अगर कम हो रही है हीट ट्रांसफर जो है, जो डेल एस ट्रांसफर जो हमको मिल रहा है डेट इज कम नेगेटिव एज कम्पेयर टू डेल एस जनरेशन, तब आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आपकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। गेटिंग दिस नॉट? ओके, जनरली एंट्रोपी इंक्रीज होगी तभी हमारा पावर प्लांट जो है वो इफेक्टिव रहेगा, अगर अदरवाइज हमारा पावर प्लांट इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो गई उस चीज़ से तो हमारी एंट्रोपी अगर इस पॉइंट पे डिक्रीज हो जाती तो ऑब्वियसली पावर प्लांट जो है हमारा एफिशिएंट नहीं रहता है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अब यहाँ पर हमको टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। वाई? क्योंकि कुछ एक लॉसेस हो रहे हैं, तो उस लॉसेस के कारण हमको देखना पड़ेगा कि हमारा टरबाइन आखिर कितना एफिशिएंट है। ओके, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? टरबाइन की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस टरबाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क। ओके, एक्चुअल वर्क जितना हो रहा है डिवाइडेड बाय आइडियल वर्क। ओके, तो वाई ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक्चुअल वर्क ऑब्वियसली टरबाइन में जब हम टरबाइन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल वर्क जो रहेगा डेट इज लेस एज कम्पेयर टू आइडियल वर्क। आइडियली टरबाइन जो है वो ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा बट एक्चुअल वर्क जो टरबाइन का है वो कम रहेगा। ओके, तो ये टरबाइन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू H1 माइनस S2 डैश अपॉन आइडियल वर्क इज वॉट? H1 माइनस S2। एक्चुअल वर्क कितना हो गया? सॉरी, H1 डबल डैश है, सॉरी ये हमारा कहाँ से आ रहा है? H1 डबल डैश माइनस S2 डैश अपॉन H1 डबल डैश माइनस S2, मतलब ये एक्चुअल वर्क हमारा ये हो गया। ओके, एज्यूमिंग दिस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग तो H1 डबल डैश माइनस S2 डैश। ओके, दिस इज एक्चुअल वर्क। आइडियल वर्क हो जाएगा हमारा H1 डबल डैश माइनस S2। तो यहाँ से हम इस टरबाइन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ओके, तो जब भी आपको बोलेगा दैट देयर आर सर्टेन लॉसेस इन द टरबाइन, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बताता है तो आपको टरबाइन की एफिशिएंसी जरूर दे देता है। ओके, अगर टरबाइन की एफिशिएंसी कुछ दे रहा है, अगर टरबाइन की एफिशिएंसी लेट सपोज 90% है, 0.9 अगर टरबाइन की एफिशिएंसी है, देन अब आपको वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान दो इधर, अभी तक तो हमने W टरबाइन क्या निकाला था, इसके हिसाब से क्या निकाला था हमने? आइडियली H1 डबल डैश माइनस S2 निकाला था। ओके, बट अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा? अगर टरबाइन की एफिशिएंसी दी है तो हमारा W टरबाइन कितना हो गया? H1 डबल डैश माइनस S2 डैश, ये हमारा टरबाइन वर्क होगा। गेटिंग दिस? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? S2 डैश की वैल्यू निकालना है। तो अब S2 डैश कैसे निकाल सकते हैं? तो उसको हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी अगर हमारे पास है, ओके लेट सपोज ये टरबाइन एफिशिएंसी हमारे पास है, H1 डबल डैश हमारे पास है। ओके, जिस पॉइंट से एक्सपेंशन शुरुआत हो रही है वो पॉइंट हमारे पास है, एंड देन H2 की वैल्यू हमारे पास है। S2 की वैल्यू मैंने निकालना सिखाया आपको, H1 डबल डैश या S1 डबल डैश इज इक्वल टू S2, और यहाँ से इसका X निकाल लेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन, और ड्राइनेस फ्रैक्शन से फिर हम H2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास H2 की भी वैल्यू होगी, H1 डबल डैश की भी वैल्यू है और टरबाइन एफिशिएंसी की भी वैल्यू है। तो एक ही अननोन बचा दैट इज S2 डैश, तो यहाँ से हम S2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये टरबाइन एफिशिएंसी बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछता है, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता रहनी चाहिए कि अगर टरबाइन एफिशिएंसी दिया है देन आपका एक्चुअल वर्क ऑब्वियसली इज डिफरेंट देन द आइडियल वर्क। तो एक्चुअल वर्क निकालने के लिए आपको इस पॉइंट की H2 डैश की जरूरत पड़ेगी। तो H2 डैश कैसे निकालना मैंने आपको बताया कि H1 डबल डैश निकाले, S1 डबल डैश निकाले, S1 डबल डैश इज इक्वल टू S2। ओके, यहाँ से X2 की वैल्यू निकाले, X2 मिल गया,
H2 निकाल लेंगे, H2 मिल जाएगा। इफ आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ X2 देन H2 मिल जाएगा HF प्लस X2 HFG, गेटिंग दिस नॉट। और H2 मिल गया, X2 मिल गया, देन डेफिनेटली हम ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ टरबाइन वर्क। क्लियर है नहीं है ये चीज़? ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम कंडेंसर में। कंडेंसर इज नथिंग बट पाइप। कंडेंसर जो है वो क्या है? सिंपली एक पाइप्स है, मतलब सीरीज ऑफ पाइप्स है। तो सीरीज ऑफ पाइप से फिर ट्रांसफर होगा, देन ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो कुछ और ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ जिस प्रेशर में हमको मिलना चाहिए था उस प्रेशर से और ये नीचे चले जाएगा, तो ये आ गया P2 डैश में। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो प्रेशर लॉस होगा कुछ, हीट लॉस तो ऑब्वियसली कंडेंसर का फंक्शन ही हीट लॉस होता है, उससे ज़्यादा हीट लॉस क्या करेगा वो, ठीक है। देन कमिंग टू द पंप, फिर से ये अब आ गया पंप में। तो अब ये पॉइंट में आना चाहिए था इसको 0.3 पे, बट ये आ गया 0.3 डैश पे। अब ये पंप में आएगा तो 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, अब ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइडियली हमने माना आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, बट एक्चुअल में क्या होगा? अगेन ऑब्वियसली एंट्रोपी जो है वो इसकी इंक्रीज होगी, यहाँ से 3 डैश से आ गया 4 डैश में। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर हम पंप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, पंप एफिशिएंसी क्या होगा? हमने जो टरबाइन एफिशिएंसी देखा था डेट वाज एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क, क्योंकि एक्चुअल वर्क टरबाइन का कम होगा, टरबाइन का काम है वर्क प्रोड्यूस करना, तो आइडियली टरबाइन जो है वो ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, एक्चुअल वर्क जो होगा टरबाइन का कम होगा एज कम्पेयर टू आइडियल वर्क, पहली चीज़। बट पंप का फंक्शन क्या है? पंप का फंक्शन है वर्क को कंज्यूम करना, तो आइडियल पंप हम किसको बोलेंगे? जो कम वर्क कंज्यूम करेगा। गेटिंग दिस नॉट? तो इसमें टरबाइन में क्या हुआ था? हमारा एक्चुअल वर्क कम मिल रहा था, आइडियल वर्क ज़्यादा था टरबाइन में। यही चीज़ पंप में उल्टी हो जाएगी। पंप में क्या होगा? हमारा आइडियल वर्क जो रहेगा वो कम रहेगा, एक्चुअल वर्क ज़्यादा रहेगा, बिकॉज पंप का फंक्शन है वर्क को कंज्यूम करना। ओके, और वर्क अगर कंज्यूम कर रहा है वो, तो आइडियली आइडियल पंप हम किसको बोलेंगे? जो कम से कम वर्क कंज्यूम करें। गेटिंग दिस नॉट? तो पंप की जो एफिशिएंसी है डेट विल बी इक्वल टू आइडियल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क, दैट्स इट। ठीक है, तो सेम चीज H4 डैश निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ आई एम हैविंग द पंप एफिशिएंसी, तो आइडियल वर्क इसका कितना है? आइडियल वर्क इज व्हाट? H4 माइनस S3 डैश, ये हमारा आइडियल वर्क हुआ H4 माइनस S3 डैश, और एक्चुअल वर्क कितना हो जाएगा? दिस विल बी H4 डैश माइनस S3, दैट्स इट। तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा, H4 डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ H4 डैश, देन आप पंप वर्क निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू H4 डैश माइनस S3 डैश। ओके, तो डायरेक्टली या तो ये नीचे ये वाली जो क्वांटिटी इसको आप डायरेक्टली पंप वर्क ही बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से पंप वर्क आप निकाल सकते हैं। गेटिंग दिस? तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि अगर कुछ लॉसेस अगर आपको दिए हैं तो उन लॉसेस को आप किस तरह से आपको कंसिडर करना चाहिए। ज़्यादा जो लॉसेस दिए रहते हैं डेट इज टरबाइन एफिशिएंसी और पंप एफिशिएंसी इस तरह का देता है। उसके अलावा अगर आपको हीट लॉस भी दे देता है, कहीं पर किसी टरबाइन में हीट लॉस हो रहा है या फिर बॉयलर में हीट लॉस हो रहा है, तो उस हीट लॉस को भी आपको यहाँ पर उस चीज़ को कंसिडर करना है। गेटिंग दिस? तो ये है हमारा एक्चुअल वेपर पावर साइकिल। अभी ये इसके पहले जो हम देखा था डेट वाज आइडियल साइकिल, अब ये आ गया हमारा एक्चुअल साइकिल।